टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में है 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपने नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़ॉन अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें यूपीएससी समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10,000 प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। सेशन 20 में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम 2 सवाल साइंस एंड टेक से और 3 सवाल विविध से लेने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। दूसरा कथन है, पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप में स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। तीसरा कथन है, जीएसएलवी मार्क 3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। सवाल पूछ रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 2 या फिर केवल 3? यहाँ पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही है, यानी कि केवल पहला कथन ही सही है। इस प्रश्न में कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पर जोर दिया गया है। पहले कथन में पीएसएलवी और जीएसएलवी में अंतर पूछा गया है। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे कथनों में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उसका पहला भाग सही हो और दूसरा भाग गलत हो। पहले कथन में जबकि के बाद वाले कथन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। हालांकि यहाँ पहला कथन पूरी तरह सही है। पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसरो ने विकसित किया है। देश का यह 3री पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है और भारत का ऐसा पहला लॉन्च व्हीकल भी यही है जिसमें पहली बार लिक्विड स्टेज का यूज किया गया। पीएसएलवी को खास तौर पर अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी भू अवलोकन या रिमोट सेंसिंग से जुड़े उपग्रहों को छोड़ने के लिए विकसित किया गया है। इन उपग्रहों को 600 से 900 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर मौजूद सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में डिलीवर किया जाता है।
दोस्तों, पहले कथन के पहले भाग में हमें यह देखना होगा कि कथन में PSLV का जो यूज बताया गया है क्या वह सही है। बहरहाल यहाँ सही तथ्य पूछा गया है, यानी पृथ्वी की मॉनिटरिंग के बारे में पूछा गया है। आपको बता दें कि कोई भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ध्रुव से ध्रुव तक पृथ्वी का चक्कर लगाता है। GSLV को किस तरह के उपग्रह छोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो आपको बता दें कि यह देश की चौथी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। इसे खास तौर पर ऐसे उपग्रहों को लॉन्च करने में यूज किया जाता है जो दूर संचार से जुड़े होते हैं। इन सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा जाता है। यह कक्षा 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर होती है। इस तरह हमारा पहला कथन सही है। PSLV और GSLV दोनों के बारे में पूछे गए फैक्ट सही हैं। अब दूसरे कथन पर आते हैं। फ्रेंड्स, इस कथन में जो तथ्य दिए गए हैं वे दरअसल में GSLV से संबंधित हैं, न कि PSLV से, इसलिए दूसरा कथन गलत है। बेसिकली GSLV से उपग्रह जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं और जब उन्हें पृथ्वी से किसी जगह से देखते हैं तो ये उपग्रह ऑर्बिट के जियो सिंक्रोनस नेचर की वजह से आकाश में फिक्स पोजीशन पर दिखाई देते हैं। हाँ, एक बात और कि इस कथन में एक अतिवादी शब्द एक ही का भी प्रयोग किया गया है, तो ऐसे कथन जिसमें अतिवादी शब्दों का यूज होता है वे ज़्यादातर गलत होते हैं। अब हम आखिरी कथन पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस कथन में जो फैक्ट्स पूछे गए हैं वे बेसिकली PSLV से संबंधित हैं, न कि GSLV 3 से, इसलिए तीसरा कथन गलत है। आपको बता दें, PSLV 4 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जिसमें पहली और तीसरी स्टेज में ठोस रॉकेट मोटर होती है और दूसरी चौथी स्टेज में द्रव रॉकेट इंजन होता है। इसमें एक स्ट्रैप्स ऑन मोटर भी होती है। पहले स्टेज से व्हीकल को जो थ्रस्ट मिलता है, स्ट्रैप्स ऑन मोटर उसे और तेज कर देती है। वहीं GSLV Mark 3 की बात करें तो यह 3 स्टेज वाला एक लॉन्च व्हीकल है। इसके पहली स्टेज में ठोस रॉकेट मोटर होती है जबकि दूसरी स्टेज में द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसकी तीसरी यानी ऊपरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, उपर्युक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी सही हैं। ये सवाल पूरी तरह कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको बता दें कि जिस तरह किसी वायरस, बैक्टीरिया या कवक की वजह से इंसानों में बीमारियां हो जाती हैं, उसी तरह जानवरों और पौधों में भी इनसे बीमारियां होती हैं। इसके अलावा नेमाटोड्स यानी गोल कृमियों से भी पौधों में बीमारियां होती हैं। परजीवियों और वायरस से होने वाली ज़्यादातर बीमारियां ट्रांसमिसिबल यानी संचारी होती हैं, या यूँ कहें कि एक से दूसरे पौधे में लग सकती हैं। ये बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह फैलती भी हैं। बीमारियों का यह ट्रांसमिशन 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जब रोगाणु यानी पैथोजन पौधे के बीज से ही फैलते हैं तो उसे प्रत्यक्ष विसरण कहते हैं, जबकि इन रोगाणुओं का फैलाव जब नेचुरल एजेंट्स यानी प्राकृतिक अभिकर्ताओं से होता है तो इसे अप्रत्यक्ष विसरण कहते हैं। इन नेचुरल एजेंट्स में पवन, जल, जानवर, कीट पतंगे, घुन, गोलकृमि और पक्षी इत्यादि शामिल होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। तीसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं और एक तरफ दिया गया है देश। क्षेत्र में दिया गया है क्रेटालोनिया, देश है स्पेन। इसी तरह सेकंड ऑप्शन में क्रीमिया, हंगरी, मिंडानाओ, फिलीपींस, ओरोमिया, नाइजीरिया। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या हैं? 1, 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1 और 3, या फिर केवल 2 और 4। यहाँ ऑप्शन सी सही है, यानी केवल पहली और तीसरी जोड़ी सही है। 2018 के प्रीलिम्स एग्जाम से पहले ये सभी जगहें चर्चा में रही थीं, इसलिए सवाल पूछा गया है। कैटालोनिया उत्तर पूर्व स्पेन का एक क्षेत्र है जिसमें बार्सिलोना को मिलाकर 4 प्रांत आते हैं। 2017 में कुछ खबरें सामने आई थी कि यहाँ स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह कराया गया, इसलिए यहाँ पहली जोड़ी सही है। मैप में अगर कैटालोनिया के आसपास नज़र डालेंगे तो इसके उत्तर में अंडोरा नाम का देश, जो फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसी तरह फ्रांस के दक्षिण में देखेंगे तो मोनाको नाम का देश दिखाई देगा। यह उत्तरी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। हमें मैपिंग करते वक्त ऐसी ही कुछ जगहों पर ध्यान देना होता है। अब क्रीमिया पर आते हैं। यह काला सागर में अवस्थित एक प्रायद्वीप है। यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से इस प्रायद्वीप को लेकर झगड़ा चल रहा है। कई देश इसे यूक्रेन के हिस्से के तौर पर मान्यता देते हैं, तो वर्तमान में रूस इस पर अपने नियंत्रण का दावा करता है।
इसलिए दूसरा युग्म यहाँ गलत हो जाता है। तीसरी जोड़ी सही है क्योंकि मिंडानाओ फिलीपींस का ही एक शहर है। आपको बता दें पश्चिमी प्रशांत महासागर में मिंडानाओ गर्त भी है। वहीं ओरोमिया नाइजीरिया नहीं बल्कि इथोपिया का एक क्षेत्र है, इसलिए चौथी जोड़ी भी यहाँ गलत हो जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। चौथा सवाल है विधि का नियम सूचकांक मतलब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय या फिर विश्व न्याय परियोजना? और सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड है, इसलिए श्योरिटी होने पर ही ऐसे सवाल को अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन यह सूचकांक सुर्खियों में रहता ही है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सिविल सर्विसेज प्री में लगभग हर साल किसी न किसी रिपोर्ट या इंडेक्स से रिलेटेड एक सवाल बनता ही है। या तो यह पूछा जाता है कि इंडेक्स या रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया, या फिर उस इंडेक्स के सब इंडेक्स या पैरामीटर के बारे में पूछा जाता है। बहरहाल इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पर आते हैं तो यह इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी विश्व न्याय परियोजना नाम का एक संगठन जारी करता है। यह एक स्वतंत्र और बहुअनुशासनात्मक संगठन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। पांचवा सवाल देख लेते हैं। बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी युद्ध सजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भूखमरी के कारण मृत्यु हुई? ऑप्शंस में है अंगोला और जाम्बिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया, वेनेजुएला और कोलंबिया, यमन और दक्षिणी सूडान। तो इसका सही जवाब भी है ऑप्शन डी, यमन और दक्षिणी सूडान। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इस तरह की खबरें छाई थीं कि यमन और दक्षिणी सूडान में लोगों के जीवन पर किसी न किसी तरह संकट बना हुआ है। 2017 में यमन के हौती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल हमला किया था। इसके जवाब में सऊदी अरब ने यमन की घेराबंदी की थी। घेराबंदी के चलते यमन में भूखमरी बढ़ने लगी। इससे लाखों लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। इस दौरान यूनाइटेड नेशन ने यमन में 70 लाख लोगों के भूखमरी से प्रभावित होने को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। 2017 में ही कुछ अफ्रीकी देशों दक्षिणी सूडान, नाइजीरिया और सोमालिया में भी अकाल के फैलने की खबरें सामने आई थीं। तो दोस्तों इन देशों में रिसोर्सेज की तो दिक्कत है ही, लेकिन यहाँ होने वाले गृह युद्ध अकाल की सबसे बड़ी वजहों में से एक हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो चलिए अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।